दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं एपीओ की सीरीज। एपीओ की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने आईपीसी की सीरीज चालू रख रखी है। सीआरपीसी की सीरीज भी हमारे साथ चल रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है वो लोग जाके देख सकते हैं। इससे आप लोगों का फास्ट रिविजन होगा। लास्ट में क्या होते हैं, हम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह देख के कई बार कंफ्यूजन वगैरह हो जाता है कि क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप वन लाइनर्स देखेंगे तो आपको यह हेल्प मिलेगी कि ठीक के सीधे आपको आंसर पता होगा, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये आंसर हमने कहीं देखा था। ठीक है, चैप्टर 16 किसके संबंध में बात करता है? जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट अपराध जो होते हैं उनके लिए आता है हमारा चैप्टर नंबर 16। सेक्शन कहां से कहां तक कवर करता है? 299 से 377 तक। क्या हमको ये सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर याद होना जरूरी है? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये सेक्शन कहां से कहां तक कवर कर लिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने नहीं देखना शुरू किया है वो हमारी सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की। तो देखिए, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। इसका मतलब बोल रहा है कि आईपीसी में जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं उन ऑफेंसेस को कहाँ पे बताया गया है? तो चैप्टर 16 में बताया गया है। ठीक है, फिर भारतीय दंड संहिता की जो धारा 299 होती है उसके अधीन आवश्यक दोषी मन्य स्थिति क्या होती है, क्या होता है उसके अंतर्गत मेंस कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए आशय यानी कि इंटेंशन और नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। नोट कर पा रहे हैं आप लोग कि इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए 299 का अपराध करने के लिए। अब 299 का अपराध क्या है? तो ये होता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड, जिसको कि हम सीएच के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले 299 की बात की जा रही है उसमें देखिए कि जो आईपीसी का सेक्शन 299 है जो कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, उसके अंतर्गत किए गए कार्य और मृत्यु कारित होने के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो उसके बीच में डायरेक्ट संबंध होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग हमारा जो वन लाइनर्स है वो जल्दी से कर ले, जिससे कि आप लोगों को भी अपना पढ़ने का टाइम मिल जाए। इन वन लाइनर से आपको ये हेल्प मिलेगी कि अच्छा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, यानी कि कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने नहीं देखा है। जैसे कि आप देख लीजिए, स्पष्टीकरण का क्वेश्चन आ रखा है, तो कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर से डेफिनेशन पढ़ के चल जाते हैं, अंदर के जो अपवाद वगैरह होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, स्पष्टीकरण वगैरह होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो उनको छोड़ना नहीं है, जो यहाँ पे मिल जाता है वो ठीक है। बाकी आपको जाना है वापस इस चैप्टर को रीड आउट करना है और देखना है कि हमने कौन से पॉइंट छोड़ दिए हैं। क्या इलस्ट्रेशन छोड़ दी है, क्या अपवाद छोड़ दिए हैं, क्या स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन छोड़ दिए हैं, तो उनको क्या करना है, रीड आउट करना है। ठीक है, कट थ्योरी अपनानी पड़ेगी कि हमने जो पढ़ लिया वो ठीक है, हमने जो नहीं पढ़ा अब हमको उसको पढ़ना है। लास्ट टाइम पे हमारे लिए यही स्ट्रेटेजी होती है कि जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है। ठीक है, कि पढ़ लिया वो तो हमको याद ही है ना, तो उसके पीछे क्या, अब जो हमको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मैंने अभी तक नहीं देखा है और अभी मेरे पास टाइम है 10 दिन का, 7 दिन का, तो मैं अब इसको देख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न धाराओं में से किस धारा में माँ के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानववध हद नहीं है? तो ये क्वेश्चन था, वहीं से वन लाइनर उठ के आया था। तो ये बताया गया 299 की क्लॉज 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार। 299 जो है, जो हमारे कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, उसमें हमको दे रखे हैं 3 स्पष्टीकरण। ठीक है, जो 3 स्पष्टीकरण दे रखे हैं उसमें हमको बताया गया है कि सबसे पहले तो बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, समझा जाएगा। ये वाला बताया है कि भाई किसी को क्या ऑलरेडी कोई बीमारी वगैरह है और उसके ऊपर कोई वो करता है, क्षति कारित करता है उसको, तो फिर ये कहेगा कि भाई वो उसकी मृत्यु कारित करना चाहता था। फिर बोल रहा है कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, चाहे से वो मृत्यु चिकित्सक के द्वारा रोकी जा सकती हो या नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर का स्पष्टीकरण है। अब थर्ड नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट चलता है, जिसका क्वेश्चन भी आपको सामने दिख रहा है कि माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु करना मानववध हद नहीं है, परंतु अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट अगर बॉडी से बाहर आ जाता है, माँ की बॉडी से बाहर आ जाता है, तो वो क्या होगा, मानववध की कोटि में आ जाएगा। ठीक है,
ये 3 स्पष्टीकरण थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो आपका यहाँ पे ये स्पष्टीकरण एक बार रिवाइज हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कि दंड विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने से असंगत है वह है। दांडिक विधि में अपराध की निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के दायित्व का विनिश्चय करने के लिए असंगत है, असंगत का मतलब होता है इररिलेवेंट है, तो वो कौन सा है? तो वो है आपराधिक मानववध और हत्या का अपराध। आपराधिक मानववध और हत्या का अपराध यानी कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर की बात की जा रही है। सेक्शन कौन कौन से हैं? 299 और 300। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है कि हत्या और मानव वध में अंतर किस वाद में बताया गया है? तो पता होना चाहिए रैग वर्सेस गोविंदा। रैग वर्सेस गोविंदा के वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या के बारे में बताया गया है। विरसा सिंह का वाद फेमस केस है विरसा सिंह। विरसा सिंह का वाद है हत्या से संबंधित यानी कि मर्डर से संबंधित, 300 के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट, एगस्टाइन सल्दाना बनाम कर्नाटक राज्य में भी हमको हत्या और सादोष मानव वध के अंतर के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की 1860 की जो धारा है 300, उसका जो अपवाद 1 है उसमें जो प्रयुक्त शब्दावली गंभीर और अचानक प्रकोपन का अभिवाक है 1। मतलब कि वहां पे जो आपको स्पष्ट वो दे रखा होगा ना, अपवाद वगैरह दे रखे हैं। 300 के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है, वहां पे जो अपवाद दे रखे हैं उसमें जो पहला वाला अपवाद है उसमें जो गंभीर मृत्यु और प्रकोपन, गंभीर व अचानक प्रकोपन की जो बात की गई है उसमें कहा गया है कि वो गंभीर और अचानक प्रकोपन था या नहीं, ये किस चीज पर आधारित है? क्या ये विधि का प्रश्न है, क्या ये तथ्य का प्रश्न है? विधि और तथ्य का दोनों का प्रश्न है या कोई नहीं? तो ये तथ्य का प्रश्न होता है कि उसको कितना गुस्सा था, कितना प्रकोपन था। ये कैसा प्रश्न है? तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो इसका अपवाद है उसमें तो दे रखा है हमको गंभीर और अचानक प्रकोपन। फिर सेकंड में आता है कि भाई आपको पीडी का राइट अवेलेबल है यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कब करेंगे कि भाई जितना आपको आवश्यक हो उतनी ही शक्ति का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, ये वाली बात बताई गई थी। फिर आप कहते हैं कि थर्ड नंबर पे कि भाई लोक सेवक जो होता है, पब्लिक सर्वेंट की आप सहायता ले सकते हो, तो आपको ये राइट अपवादों में नहीं आएगा। फिर आता है कि आपको अचानक हो गई, अचानक लड़ाई हुई, सडन फाइट हुई, तो उसमें भी ये नहीं माना जाएगा। फिर आता है 5 में होता है कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा है और उसने अगर अपनी सहमति दी है तो वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, रैक वर्सेस गोविंदा के केस में हम लोगों ने देखा ही था, क्या था उन दोनों में अंतर बताया था, आपराधिक मानववध और हत्या में। देखिए 3, इस पॉइंट को छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए गंभीर और प्रकोपन के अधीन और पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है यदि वो गंभीर और अचानक प्रकोपन में किया जाता है और 18 वर्ष से कम आयु की, जो 18 वर्ष से कोई आयु जो पूरी कर चुका है उसके द्वारा अगर उसने अपनी सहमति दी है, पीड़ित ने सहमति दी है, तो वो आपराधिक मानववध हत्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, विरसा सिंह का केस क्या बताया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था 300 के 3 से संबंधित है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए बोल देता है कि जो हमारा ये 300 का 3 है ये किससे संबंधित है, कौन से केस से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए विरसा सिंह के केस से संबंधित है। ठीक है, पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है, पति किस चीज का दोषी होगा? तो पति दोषी होगा यहाँ पे गौरपति का। ठीक है, किसका दोषी होगा? गौरपति का। पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, उसका आशय नहीं था ऐसा, लेकिन क्या करा, उसके हाथ में जो बच्चा था उसको वो डंडा लग जाता है और छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए वो जो चोट होती है वो बहुत गहरी होती है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे घोर उपहत्या के लिए यानी कि ग्रीवियस हर्ट के लिए दोषी किया जाएगा। अब देखिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत दिया गया है? अंतरित विद्वेष का सिद्धांत देखिए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन ही लेके आई हूँ, डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन बहुत कम रखे हैं कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अंतरित विद्वेष का सिद्धांत कहाँ पे है? 301 में। अंतरित विद्वेष का सिद्धांत 301। तो जब हम यहाँ पे 301 आ ही गया है तो हम एक बार 301 को देखते हुए चलेंगे। 301 बोलता है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। तो यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने के द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करने का हो
जानता हो कि मृत्यु कायित होना संभव है। किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित करके, जिसकी मृत्यु कायित करने का उसका आशय नहीं था, अगर वो मृत्यु कायित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वो नॉर्मल वाला आपराधिक मानव वध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे रखा है सिद्धांत अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, और इसको कहा जाता है दुर्भावना के अंतरण का सिद्धांत भी। देख लीजिए आप, इसी को कहा जाता है दुर्भावना के अंतरण का सिद्धांत। ठीक है, सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप, अपने फ्रेंड्स के संग इसको जोड़ लीजिए। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम्स आ चुके हैं, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब ये बोल रहा है हत्या के लिए कितना दंड है, तो हत्या के लिए जो दंड है वो होता है डेथ और आजीवन कारावास और जुर्माना। कहाँ पे दिया गया है, हमको दिया गया है 302 के अंतर्गत। तो 300 का जो सेक्शन होता है इसको हमको पढ़ना पड़ता है 300 के साथ में, क्योंकि 300 बताता है हत्या को, और इसका जो दंड दिया जाता है वो 302 में दिया जाता है, जो होता है डेथ, एलआई और फाइन। ठीक है, फिर बोल रहा है कौन सी धारा में तैयारी को दंडनीय नहीं माना गया है, 302 बोल रहा है, क्योंकि 302 में तो क्या बोल रखा है, हत्या के लिए दंड दे रखा है, हत्या के लिए दंड। देख लीजिए आप, अपन है ना एक बार सारे सेक्शंस को देख लेते हैं कि 300 है ना, 299 में तो हमको कल्पेबल होमोसाइड बताया, 300 ने हमको हत्या बताया। ठीक है, फिर 302 में इसका दंड बताया, ये वाली चीज यहाँ पे हो गई, यानी इसका पनिशमेंट बताया। फिर जो 304 है वो हमको बताता है कल्पेबल होमोसाइड का दंड, यानी कि 299 का जो पनिशमेंट है वो 304 में है और 300 का पनिशमेंट 302 में है। फिर बीच में एक आता है 304 बी और ए, यानी ए और बी आते हैं। तो ए तो बोलता है उपेक्षा से मृत्यु कारित करना, और 304 बी बोलता है हमारा दहेज मृत्यु। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हुए। फिर इनके बाद आता है हमारा 307, बीच के वो पॉइंट हम देखेंगे बाद में, शिशु के बारे में था और आत्महत्या के बारे में था, उनको नहीं लेंगे, उनको उनसे लेने से पहले हमको लेना पड़ेगा 307, क्योंकि 307 है वो ये बोल रहा है कि हत्या करने का प्रयत्न, यानी अटेम्प्ट की जो बात कर रहा है वो कर रहा है 307। आई बात समझ में? तो ये वाली बात है 299, 300, 302, 299 को कनेक्ट करना है 304 से, 300 को कनेक्ट करना है 302 से, फिर 300 कनेक्ट होगा 304 से, और 304 के बाद 304 ए और 304 बी। ठीक है, ये सारी बातें हत्या के संबंध में हुई। अब ये देखिए 304 ए आईपीसी किससे संबंधित है, जब अत्यधिक सावधानी से कार्य करते समय बिना इरादे से हत्या हो जाए, यानी कि उपेक्षा द्वारा हत्या। कई बार आप देखते हैं ना, शू शटाक लोग गाड़ियां चलाते हैं, है ना, आपने देखा होगा रात के समय पे डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा दी, या ना रोड पे सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो वो कहते हैं उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कायित कर दी। आपका आशय नहीं था, जैसे इरादा, हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन आपने इतनी असावधानी से काम किया कि वो जो काम था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अपराध में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कायित करने की बात की गई है। वही जो बात की गई है दहेज मृत्यु की, तो वो की गई है 304 बी के अंतर्गत। 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु की बात की गई है। तो जब कहा जाता है कि भाई विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत, यानी किसी स्त्री की शादी हुई और स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत, यानी शादी होने के बाद 7 वर्ष के अंतर्गत किसी दाह से, यानी कि जल के या किसी ऐसी शारीरिक क्षति के द्वारा होती है, और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से पहले, यानी जब उसकी डेथ हुई तो उससे पहले या उसके जस्ट पहले पति ने या उसके किसी नातेदार ने उससे दहेज की मांग की थी, इस तरीके की क्रूरता वगैरह की थी, तो माना जाएगा कि वो दहेज मृत्यु से संबंधित है। और यहाँ पे क्या होता है, मृत्यु होना जरूरी है। दहेज मृत्यु है, वो महिला मरेगी तभी आप दहेज मृत्यु का केस लगा सकेंगे, अदरवाइज को दूसरा सेक्शन जरूर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, दहेज मृत्यु की। ठीक है, और अगर कोई दहेज मृत्यु करेगा तो 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है। देखिए हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया है सेक्शन का कि 304 बी क्या कह रहा था, विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत, और इसमें सजा भी कितनी दी जाती है, 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि 7 वर्ष से प्लस की इसमें सजा दी जाती है। ठीक है, अग्नि या किसी शारीरिक क्षति के द्वारा क्या होनी चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए। ये उसको किससे कनेक्ट करना चाहिए, 498 ए जो होता है हमारा, उससे इसको संबंधित है, उससे इसको हमको कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। आईपीसी के सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
फिर बोल रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वो ऐसे कारावास से दंडित होगा जो कितना होगा, 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 7 वर्ष से प्लस की सजा ही मिलती है, कम की सजा यहाँ पे नहीं मिलती है। अब देखिए वधु को जलाने का अपराध, वही 304B में बात की जा रही है। दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस अध्याय में रखी गई है? तो दहेज मृत्यु है, मृत्यु किसके संबंध में है? मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है, तो चैप्टर 16 आ जाता है यहाँ पे। फिर आता है ज्ञान कौर का वाद, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का वाद आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। कौन सा सेक्शन आता है आत्महत्या के दुष्प्रेरण का? तो 306 बात करता है आत्महत्या के दुष्प्रेरण की, ठीक है। और 308 बात करता है हमारी आपराधिक मानव वध के प्रयत्न की, ठीक है, आपराधिक मानव वध के प्रयत्न की। हत्या का प्रयत्न हमने देखा 307 में, और आपराधिक मानव वध का प्रयत्न हो गया, अटेम्प्ट की बात करिए, अटेम्प्ट किसका? मर्डर का, और कल्पेबल होमोसाइड का, ठीक है। आपराधिक मानव वध का प्रयत्न 308। इस तरीके से याद करते हुए चलेंगे तो सेक्शन भी रिकॉल हो जाएंगे। आत्महत्या का दुष्प्रेरण ज्ञान कौर का, ठीक है। मृत्यु दंड निम्न अपराध में दिया जाता है। सबसे पहले तो कोई आजीवन कारावास से, ऐसा अपराध किया है जिसमें आजीवन कारावास से कोई दंडित व्यक्ति है उसके द्वारा अगर हत्या का प्रयास किया है जिसमें उसको उपहत्या कारित हो गई है, मतलब इसका मतलब कोई व्यक्ति ऑलरेडी आज मतलब कोई कारावास भुगत रहा था और उसके अंतर्गत अगर वो हत्या का प्रयास करता है तो उसको फिर मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे दे रखा हमको ये वाला सेक्शन? ये वाला सेक्शन हमको दे रखा था 303 के अंतर्गत, ठीक है। पता होना चाहिए हमको ये वाली चीज, है ना। फिर आता है सोहन एक कोमल वयस्क के शिशु की मृत्यु कायित करने के आशय से, यानी कि सोहन नाम का एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसकी मृत्यु कायित करने के आशय से उसको एक निर्जन स्थान पर छोड़ देता है, तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो सोहन अगर उसको किसी निर्जन स्थान में छोड़ के आ जाएगा तो उसको क्या होगा? वहां कोई जीव जंतु खा जाएगा, तो इसके लिए उसका आशय क्या था? उसकी हत्या करने के प्रयत्न का था, तो इसलिए यहाँ पे ये 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न का दायी हो जाएगा, ठीक है। और ये इलस्ट्रेशन जो है 307 का बी नंबर का इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये यूं का यूं आपको मिल जाएगा। और एपीओ के 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इलस्ट्रेशंस को छोड़ के नहीं जाना है। सैदोष मानव वध के प्रयास कहाँ पे दंडनीय? अभी अभी हम लोगों ने देखा था सैदोष मानव वध के अपराध का जो प्रयास होता है वो दंडनीय होता है 308 के अंतर्गत। अब देखिए आत्महत्या का प्रयत्न के लिए दंड, आत्महत्या के प्रयत्न के लिए जो प्रावधान है वो 309 में है। अब इसको हमको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? इसको हमको करना पड़ेगा 306 के साथ में कनेक्ट, क्योंकि वहां पे क्या दे रखा है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अगर कोई किसी व्यक्ति को उकसाता है, सहायता करता है, इसी तरीके से तो होता है दुष्प्रेरण, तो क्या होगा? 306 लग जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा उसको 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, ये 306 बोलता है, चाहे से वहां पे उसकी डेथ कारित हो या नहीं हो, ठीक है। और 309 क्या बोलता है? जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, तो यानी कोई अपनी मर्जी से अगर आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो वो भी दंडनीय होगा, उसको साझा कारावास जिसकी अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष तक की होगी, उससे दंडित किया जाएगा। अब आता है ठग। ठग को कहां परिभाषित किया गया? 309 और 3010 देखिए, 3010 और 3011 देखिए। 3010 बोलता है ठग को परिभाषा, और 311 में कहा गया है, 311 में कहा गया है इसका जो पनिशमेंट है वो क्या बता रहा है कि जो कोई इस अधिनियम के बनने के बाद किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने का प्रयास करेगा और अन्य व्यक्तियों के साथ ऐसे करवाएगा और अभ्यस्ततः या संयुक्ततः ऐसा करता रहेगा तो वो ठग है, ये कहा जाएगा। और ठग का दंड होगा आजीवन कारावास और जुर्माना, ठीक है। ये ठग को हमने परिभाषित कर लिया। अब आता है सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित क्या है? अपराध होती है, तो ये कहाँ से संबंधित हो गए? जो गर्भपात वगैरह करने से रिलेटेड अपराध आते हैं, अबॉर्शन से रिलेटेड अपराध आते हैं, उनके अंतर्गत ये वाला पॉइंट आता है। तो 312 बोलता है गर्भपात कारित करना, तो जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से अगर सद्भावना पूर्वक कारित ना किया जाए, इसका मतलब किसी महिला का अबॉर्शन किया जा रहा है और अगर उसका जीवन बचाने के इंटेंशन के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा
तो उसको 3 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। और अगर वो स्पंदन करवाए यानी कि जस्ट डिलीवर करने वाले बेबी को और फिर उसका अबॉर्शन करवाया जा रहा है तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, हमने देख लिया पूरा यहाँ पे। ये देखिए हमने इन दोनों को देखा एक तरीके से, क्योंकि 312 को हम पढ़ के आ चुके हैं। और अगर कोई स्त्री अगर अपना भी गर्भपात करती है, अपना भी अबॉर्शन करती है, तो उसको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। कौन गौरवपति के अपराध के लिए आवश्यक तत्व है? अब ये देखिए आप कि गौरवपति की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा उपपति वाले चैप्टर पर, जो कवर करता है 319 से 338 तक। 319 से 338 तक हमको प्रोविजंस बताता है। तो 319 में हमको बताई गई है उपपति क्या होती है। तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य कारित करता है तो वो उपपत्ति करता है। Whoever cause bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। ठीक है, ये बता रहा है। अब आता है घोरपति। घोरपति हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। कहाँ पे दे रखा है हमको? तो उपपत्ति तो हमको दे रखी है 319 में, और 320 कह रहा है हमारा, ये हो गया हमारा हर्ट और ये हो गया हमारा ग्रीवियस हर्ट। तो जब ग्रीवियस हर्ट देखते हैं तो इसमें टोटल निकलते हैं 8 पॉइंट कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की उपपत्ति इन 8 आधारों पर करता है तो वो क्या करता है? घोर उपपत्ति करता है कहा जाता है। तो सबसे पहले तो क्या कर रहा है? पुंसत्व हरण कर रहा है, नपुंसक बना रहा है किसी व्यक्ति को, या फिर किसी की आंख फोड़ दी, कान फोड़ दिया, किसी हड्डी वड्डी हाथ की हड्डी को तोड़ दिया, या फिर अंग की किसी हड्डी का इस तरीके से नाश कर दिया कि वो कभी जुड़ी नहीं पा रही, सिर को चेहरे को विद्रुपित कर दिया, मतलब तोड़ दिया कर दिया है ना, या फिर किसी दांत वात को तोड़ दिया, या फिर ऐसी होती है संकट ऐसा कर दिया, ऐसी उपपत्ति कायित कर दी कि उसके ऊपर ऐसा संकट मंडराया कि वो 20 दिन तक अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। तो इसने क्या किया है? घोर उपपत्ति करी। और इस 20 दिन को आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो घोर उपपत्ति कारित की जाती है तो उसमें कितने दिन की अवधि होती है। जब कोई व्यक्ति अगर बेड पे होगा तो उसको ऐसा माना जाएगा कि घोर उपपत्ति कारित की। तो यहाँ पे अगर 14 दिन, 18 दिन ये आगे तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सीधे दे रखा है 20 दिन। फिर 321 कहता है घोर उपपत्ति कारित करना, यानी कि घोर उपपत्ति कारित करना, यानी कि वॉलेंटरी जो घोर उपपत्ति कारित करता है ना, सॉरी 321 कह रहा है हमारा वॉलेंटरी हर्ट करना। ठीक है, और 322 बोल रहा है हमारा वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट करना। ये सब चीजें बताई। फिर 323 कहता है जो वॉलेंटरी हर्ट करता है उसको कितना दंड दिया जाएगा। 324 बोलता है खतरनाक जो आयुध वगैरह होते हैं, आर्म्स वगैरह जो होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई स्वेच्छा यानी कि वॉलेंटरी हर्ट करता है तो वो किस तरीके से दंडित किया जाएगा। और 325 वो बोलता है कि स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। ठीक है, अब इतना देखते हैं, फिर आगे देखेंगे, जो जैसे पॉइंट आता जाएगा वैसे हम उसको समझते हुए चलेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कौन घोर उपहति के अपराध के लिए आवश्यक तत्व है। तो या तो नपुंसक बनाया हो, आंख नाक तोड़ दी, हड्डियां वड्डियां तोड़ दी, सिर चेहरे को बिगाड़ दिया, तो वो इसमें आ गया। अब बोला 320 के अंतर्गत कितने किस्म की उपपत्ति को घोर उपपत्ति में कहा गया है? तो 8 तरीके की उपपत्ति हमको बताई गई है। 8 पॉइंट अभी हमने देखे थे ना, ये वो सारे काउंट हो रहे हैं। फिर देखिए कोई उपहति घोर उपहति कहलाती है जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। तो यहाँ पे 20 दिन आएंगे, कई बार 14 दिन, 18 दिन, 16 दिन देख के कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 20 दिन ही लिख के आना है। श्रवण शक्ति, आंख की रोशनी को स्थायी रूप से समाप्त करना कौन सा अपराध होता है? गंभीर उपहति कारित करना होता है, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 320। कौन सा अपराध शमनीय नहीं है? 307 के लिए आ रहा है कि अपराध शमनीय नहीं है। स्वेच्छा से उपहति कारित करने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दिया गया है? स्वेच्छा उपहति कारित करी है तो आ जाता है हमारे लिए 323। कहाँ पढ़ी हमने स्वेच्छा उपहति? 321। 321 का जो दंड आता है वो 323 के अंतर्गत आता है। तो इसमें कहा गया है कि जो कोई स्वेच्छा उपहति यानी वॉलंटरी हर्ट करेगा तो उसको 1 वर्ष तक की सजा दी जाएगी और जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। अब देखिए सीजेएम ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अधिकतम कारावास 7 वर्ष है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम कारावास कितना दे सकता है? ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है,
और इसका आंसर हमको दे रखा है 21 माह। ठीक है, देख लेना अगर आपको लगे कि इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को लगे तो टाइम हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 326 क्या बोल रहा है कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, यानी कि ग्रीवियस हर्ट कारित की जा रही है वॉलेंटरी रूप से। खतरनाक जो आयुध होते हैं, डेंजरस वीपन वगैरह होते हैं, उनको लेके तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास या अर्थदंड से दंडनीय किया जाएगा। फिर बोल रहा है स्वेच्छा तेजाब डालना, तेजाब डालने का प्रयत्न करना एक दंडनीय अपराध है। ये कहाँ पे है? तो देखिए इसके लिए आना पड़ेगा हमको 326 के अंतर्गत, एक के अंतर्गत। इसमें क्या बोला गया है कि अम्ल फेंकने के संबंध में। तो इसको कब से जोड़ा गया था? देखिए ये चीज हमको याद होनी बहुत जरूरी है कि 2013 के संशोधन से, 2013 का संशोधन हुआ था, उससे ये जो अम्ल तेजाब फेंकने वाला होता है ना, लक्ष्मी करके एक मूवी भी आई थी, आपने ध्यान हो तो, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था। तो स्वेच्छा तेजाब डालना, तेजाब डालने का प्रयत्न करना आईपीसी के अधीन एक दंडनीय अपराध है 326 के ए में। 2013 के केस में कहा गया, 2013 से जुड़ा था ये। तो इसमें क्या हो गया, 2013 के संशोधन से जुड़ा है ये, यानी कि अमेंडमेंट से जुड़ा है। और अम्ल यानी कि जो तेजाब वगैरह फेंक देते हैं उसके संबंध में ये अधिनियम है 326 ए। ठीक है, कितनी सजा मिलती है इसमें? 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास की हो सकती है, यानी कि कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम एलआई होगी इसके अंतर्गत। और इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि हमारा है अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला देखिए, ये भी इसी का पॉइंट है कि एक व्यक्ति सेक्शन 326 ए में वर्णित अपराध का दोषी पाए जाने पर कारावास से दंडित किए जाने का अधिकारी होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगी, जो कि पीड़ित को दे होगा। तो ऐसा जुर्माना किस लिए होगा? पीड़ित का जो यानी विक्टिम होता है उसका जो उपचार वगैरह किया जाएगा, इलाज वगैरह किया जाएगा, उसके लिए उनके जो मेडिकल खर्चे होंगे उसको पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। यानी कि इसलिए होगा जो पीड़ित के खर्चे वगैरह होंगे, जो उसके उपचार के लिए जरूरी होंगे, उनको पूरा करने के लिए युक्तियुक्त होगा, वो वाले होंगे इसके लिए जुर्माना। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसके संबंध में केस कौन सा है? तो इसका जो लीडिंग केस है वो है लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ के मामले में, यानी यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस था। इसके संबंध में किसके बारे में बात कर रहा है? एसिड अटैक के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि एक पुलिस अधिकारी बी को यह संस्वीकृति करने हेतु यातना देता है, यानी कि ए एक पुलिस ऑफिसर है, बी को संस्वीकृति यानी कन्फेशन करने के लिए यातना देता है कि मैंने अपराध किया है, भाई तू स्वीकार कर कि तूने अपराध किया है। तो पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? तो आपको बताना है कि भाई इसमें आएगा सेक्शन नंबर 330। 330 क्या बोल रहा है? संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। ठीक है, स्वेच्छा उपहति कहाँ पड़ी है? 319 में। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को संस्वीकृति दिलाने के लिए उसको क्या किया जा रहा है? यातना दी जा रही है, बॉडीली टॉर्चर किया जा रहा है। ये कहाँ का इलस्ट्रेशन है? 330 का क्लॉज नंबर ए का जो इलस्ट्रेशन है वो यूं का यूं यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए का एक राजस्व पुलिस अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर है, राजस्व की जो बकाया धनराशि है जो यह पर दे है, यह को विवश करने के लिए उसे यातना देता है। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा का दोषी है? तो सेक्शन नंबर 330 का जो सी नंबर का इलस्ट्रेशन है उसमें ये इलस्ट्रेशन हमको सीधा का सीधा दे रखा है। यहाँ पे केस भी है, डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, डीके बसु वर्सेस डीके बसु वर्सेस पश्चिमी बंगाल राज्य। कब का केस है? 1997 का। क्या कहा गया है कि किसी प्रकार का उत्पीड़न या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है और दंडनीय है। यानी कि अगर किसी तरह की भी कोई मानवीय यातना दी जाती है, कोई अपमान किया जाता है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, वॉयलेंस है। और इस धारा के अधीन यानी कि सेक्शन 330 के अधीन उसे दोषित किया जा सकेगा।
चाहे से वो इसकी जांच के दौरान हुआ हो या किसी अन्य स्थान पर हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सैदोष अवरोध की परिभाषा दी गई है? तो आ जाइए सैदोष अवरोध और परिरोध वाले सेक्शन की तरफ। 339 से 348 तक सैदोष अवरोध और सैदोष परिरोध की बात की जाती है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 339 कहता है सैदोष अवरोध यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है, तो जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा यानी कि वॉलंटरी ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह व्यक्ति सैदोष अवरोध करता है। ए नाम का व्यक्ति है, उसका इस दिशा में जाने का अधिकार है और इस दिशा को रोक दिया जाता है, तो ये कहा जाएगा सैदोष अवरोध। सैदोष विरोध क्या होता है, ये चार दीवारी होती है। परिरोध यानी जैसे पर्यावरण होता है ना, वैसे परिरोध, परि यानी कि चारों तरफ से, रोध यानी कि रोकना। तो इसको ए नाम के व्यक्ति को चारों तरफ के कमरे में बंद कर दिया, ना इसको इधर जाने दिया जा रहा है, ना इधर, ना इधर और ये ना इधर। तो ये क्या किया, इसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है कि सैदोष अवरोध को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो 339। और 340 क्या बोलता है, सैदोष परिरोध। ठीक है, न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को हवालात में निरुद्ध रखता है, ऐसा पुलिस अधिकारी दोषी है। यानी कि न्यायालय ने जमानत दे दी किसी व्यक्ति को, उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ नहीं रहा, बल्कि उसको उसने अभिरक्षा में रख रखा है, हवालात में बंद कर रखा है, तो उसको कहा जाएगा कि उसने सैदोष परिरोध का अपराध किया है, जो कि सेक्शन नंबर 340 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए निम्न धाराओं में से किसमें सैदोष परिरोध यानी कि सेक्शन 340 और 340 का दंड हमको दिया गया है सेक्शन 342 में। ठीक है, अब देखिए, एने बैग को चार दीवारी में ले जाकर ताला लगा दिया, ए दोषी है। किस चीज का होगा, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई ये कमरा है, इसमें जाके उसने यहाँ पे ताला लगा दिया, तो ये जो दोषी हो जाएगा सैदोष परिरोध का होगा, जो कि हमको सेक्शन 340 में बताया गया है। सैदोष अवरोध के लिए कितना दंड मिलेगा, तो सेक्शन 341 बोलता है सैदोष अवरोध के लिए दंड मिलेगा सादा कारावास का, जो कितना होगा, 1 मंथ का यानी 1 मंथ का और 500 रुपए का जुर्माना। देखिए बीएनएस आ गई है, तो अब ये क्या होगा, इनकी सबकी प्राइज मनी होगी वो बढ़ जाएगी, कारावास वगैरह बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम आईपीसी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको एपीओ में किसका एग्जाम देना है, आईपीसी का एग्जाम देना है। हमला नहीं किया जा सकता, अब यहाँ पे आ गया हमले की बात। तो हमले के लिए जब बात कर रहा है ये, उससे पहले हम एक काम करते हैं, सैदोष परिरोध का भी दंड देख लेते हैं। ये सैदोष अवरोध का दंड हो गया, और सैदोष परिरोध का होता है यानी कि सेक्शन 340 का जो पनिशमेंट मिलता है वो 342 में मिलता है, और 339 का जो पनिशमेंट होता है वो 341 में मिलता है। क्या कहा जा सकता है कि इसकी अवधि, जैसे यहाँ 1 मंथ था, यहाँ पे होगा 1 ईयर, और कितना होगा जुर्माना, जस्ट डबल 1000 रुपीज का जुर्माना यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए हमला नहीं किया जाता, तो इसके लिए हमको हमला देखना पड़ेगा। हमले के लिए आना पड़ेगा हमको सेक्शन नंबर 351 में। सेक्शन 351 हमला कहता है, तो जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति मेक्स एनी गेस्चर यानी कि कोई अंग विक्षेप और एनी प्रिपरेशन यानी कि कोई तैयारी इस इंटेंशन के साथ करता है कि ऐसे अंग विक्षेप यानी कि गेस्चर या ऐसी तैयारी यानी प्रिपरेशन करने से उपस्थित व्यक्ति यानी जो व्यक्ति वहां पे है उसको यह आशंका हो जाती है, डाउट हो जाता है कि वह जो अंग विक्षेप कर रहा है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, वह हमला करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ए नामक व्यक्ति को बी नामक व्यक्ति, दोनों में बहस चल रही है, और ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को मुक्का दिखा देता है
तो ये हमला मतलब ऐसे दिखाता है मुक्का, तो कहेगा कि उसको लगा इससे कि मेरे ऊपर मुक्का मारने वाला ही है। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसमें कहा गया है कि केवल शब्द मात्र हमले की कोटि में नहीं आते हैं, यानी कि मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, यानी कि केवल हमला केवल शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई किसी व्यक्ति को अब्यूज करता है, गाली देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पर हमला कर रहा है। सेक्शन 351 के अंतर्गत हमला किससे किया जाता है? अंग विक्षेप या तैयारी, यानी कोई भाव भंगिमा, कोई गेस्चर वगैरह किया या कोई प्रिपरेशन करके क्या किया जाता है? हमला किया जाता है। कहाँ पे दे रखा है हमको? सेक्शन 351 में। और जो मैंने आपको मुक्के का उदाहरण दिया है वो दिया है 351 के ए नंबर के इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशंस को मिस मत कीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस में से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए गंभीर और अचानक प्रकोपन क्या है? तथ्य का प्रश्न है, अभी हम थोड़ी देर पहले भी देख के आए थे कि ये क्या होता है? फैक्टिन इश्यू होता है, तथ्य का प्रश्न होता है। किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध करना कहां पर दंडनीय है? तो इसके लिए आना पड़ेगा हमको सेक्शन 354 ए में। ठीक है, 354 ए से पहले हम देखते हैं 354 क्या बोल रहा है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल करना। ठीक है, तो जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या जानते हुए कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कम से कम होगा 1 वर्ष तक का और अधिकतम होगा 5 वर्ष तक का, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये जो महिला की लज्जा भंग होती है ना केवल मेल कर सकता है बल्कि फीमेल भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी पुरुष का नाम नहीं लिया बल्कि कहा है जो कोई व्यक्ति, तो जो कोई में कोई भी शामिल हो सकता है, महिला हो या पुरुष। ठीक है, और ये कब से जुड़ा है? 2013 के संशोधन से जुड़ा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए आप 2013 से जुड़ा है हमारा 354A। ठीक है ना, इसको यहाँ से काट के ये कर लीजिएगा। 2013 से हमारा 354A जुड़ा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो कोई भी कार्य जो शारीरिक संपर्क अर्घ क्रियाएं करने के लिए जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव, यानी क्या कर रहा है? इसके लिए क्या कर रहा है? या तो उसके सामने रख रहा है प्रस्ताव, या किसी तरीके की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। या फिर उसको क्या कर रहा है? ऑब्सीन मटेरियल वगैरह जो होते हैं वो दिखा रहा है उसकी इच्छा के विरुद्ध, या किसी तरीके के कोई कमेंट बाजी हो रहा है ना, वो रिमार्क्स वगैरह वो सब कर रहा है, तो उसको दंडित किया जाएगा 354A के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए 354C दृश्य रतिकता के अपराध से संबंधित है। 354C, उससे पहले आप देखिए विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी कि किसी को नेक्ड करने के लिए, डिसरोप करने के लिए अगर कोई इस तरीके का अपराध करता है, इस तरीके का हमला करता है, तो 354B में आ जाएगा। और सी में आता है दृश्य रतिकता यानी कि वॉयरिज्म का अपराध। तो जो कोई पुरुष किसी स्त्री को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिसमें वह प्रत्याशा करती है कि उसको कोई और नहीं देख रहा होगा, वहां पे उसको किसी को देखता है, एकटक देखता है, उसका कोई चित्र खींचता है, तो वो इसके अंतर्गत दंडनीय हो जाएगा। तो दृश्य रतिकता का अपराध हो गया 354C में। ए में क्या देखा था हमने? लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग और अनुरोध। फिर बी में हमने देखा था विवस्त्र करने के आशय से हमला। फिर सी में आगे हमने देखा दृश्य रतिकता यानी कि वॉयरिज्म। और डी में हम देखेंगे पीछा करना, स्टॉकिंग कहते हैं जिसको। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पीछा किया जाता है। कोई जो पुरुष होता है वो किसी महिला का क्या करता है? पीछा करता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, नॉर्मली पीछा करना भी हो सकता है, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी उसका पीछा वगैरह करता है, तो वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, तो किस अपराध का उत्तरदायी होगा? तो उसको कहते हैं पीछा करना, स्टॉकिंग, जो कि दे रखा है हमको 354 के डी में। ठीक है,
भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? तो ये आ जाएगा हमारा 356 में। डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें वैधानिक संरक्षण से व्यपहरण का अपराध नहीं बनता है? ये वाला आ गया हमारा व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलाश्रम के विषय में 359 से 374। 359 से 374 ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद। तो इसमें क्या हो रहा है, 17 वर्ष के आयु को के विकलांग लड़के को ले जाया जाता है तो वहां पे अपराध नहीं बनता है। तो जो कोई किसी अप्राप्तव्य को, यानी कि जो बालिक नहीं है, माइनर है, यदि नर हो तो 16 से कम आयु का और नारी हो तो 18 वर्ष, क्योंकि सामने दे दिया इन्होंने कि लड़का होगा तो 16 से कम का होना चाहिए और लड़की होगी तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का कितने साल का है, 17 साल का। तो मेल हो गया 16, फीमेल हो गई 18 से कम को, विकृत को, अप्राप्तव्य को विधिपूर्ण संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना बहका के ले जाता है। ऐसे अप्राप्तव्य को विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको नहीं माना जाएगा कि उसने वैधानिक संरक्षण में से व्यपहरण का अपराध किया है। तो आ गया 17 ईयर्स का। व्यपहरण के अपराध में अवयस्क की अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो नर है यानी कि मेल है तो 16 और फीमेल है तो 18। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 का अपराध मुख्यतः संबंधित किससे है? विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण, यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो 360 में हमको दे रखा है एब्डक्शन, 361 में हमको दे रखा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से, 360 में हमको दे रखा है भारत में से व्यपहरण, यानी कि किडनैपिंग इन इंडिया। सबसे पहले इसको पूरा कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 359 बोल रहा है व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग। ठीक है, फिर आ गया हमारा 360, ये बोल रहा है किडनैपिंग कैसे की जा रही है, भारत में से। और 361 कह रहा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से। इसके बाद 362 बोल रहा है हमको व्यपहरण यानी कि एब्डक्शन। इसके बाद 363 में व्यपहरण के लिए दंड दे रखा है व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग का पनिशमेंट। ठीक है, तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा एक बार इसका। फिर देखिए भारतीय दंड संहिता के अधीन व्यपहरण कितने प्रकार का होता है, किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कैसी? भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। ठीक है, इसके बाद देखिए व्यपहरण के मामले में अवयस्क की सम्मति पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है, यानी कि व्यपहरण का अपराध किया गया, किडनैपिंग की गई, तो इसमें अगर किसी माइनर ने अगर कंसेंट दिया तो उस कंसेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहित किया जाना हो अवयस्क या वयस्क कोई भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कोई किसी व्यक्ति का किसी स्थान से जाने के लिए किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा बल से उत्प्रेरित करता है तो वो अपराध करता है अपहरण का, जिसको कि हम बोलते हैं एब्डक्शन। ठीक है, 362 में बताया गया है। अनवरत अपराध कौन सा है? अनवरत मतलब लगातार चलने वाला अपराध कौन सा होता है जी? अपहरण का अपराध लगातार चलने वाला होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जयपुर से उठाया गया, फिर जोधपुर लेके गए, कोटा लेके गए, बूंदी लेके गए, इस तरीके से उसको कंटिन्यू चलाया गया, तो वो अपराध क्या हुआ? अनवरत अपराध हो गया है। ठीक है, 69 देखिए, एस वरदराजन वर्सेस राज्य।
एस वरदराजन वर्सेस राज्य का वाद संबंधित है 363 से, यानी कि व्यपहरण से। ठीक है, व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग। किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? तो 363 ए में। 363 में बताया गया कि भीख मांगने के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण और विकलांगीकरण करना। माइनर का क्या कर रहे हैं, विकलांगीकरण वगैरह कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं कि ना तो वो चल पाए ना अपने हाथों का यूज कर पाए, विकलांग कर रहे हैं। ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता से मुक्ति धन के लिए व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान कौन सा है? मुक्ति धन के लिए व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान कितना होगा? मुक्ति धन हो गया यानी कि रैंसम वगैरह के लिए, तो इसके लिए आना पड़ेगा हमको सेक्शन नंबर 364 ए में, सेक्शन 364 का ए। ठीक है, फिरौती के लिए व्यपहरण तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें दिया जाता है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अभी हम देखते हैं 364 ए में क्या आ रहा है, फिरौती के लिए व्यपहरण। 366 ए बोल रहा है किस अपराध का उल्लेख है? तो अप्राप्तव्य लड़की का उपापन। अप्राप्तव्य लड़की का उपापन आता है हमारा 366 के ए में, प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। तो जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तव्य लड़की को अन्य व्यक्ति से इलीगल रिलेशन बनाने के लिए विवश करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके साथ आप देख लीजिए 366 बी, वो बोल रहा है विदेश से लड़की को अगर आयात करेगा तो वो आ जाएगा 366 बी के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के दिन व्यक्ति का दास के रूप में क्रय विक्रय का अपराध बताया गया है? तो आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 371। 371 में बोला है दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए कौन सा वाद महत्वपूर्ण है? तो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास। चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिका दास। इसे बलात्कार कहा जाएगा यदि एक आदमी एक महिला की सहमति या असहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। यानी कि 18 वर्ष की किसी स्त्री से, 18 वर्ष की कम स्त्री से उसकी सहमति या असहमति के साथ अगर यौन संबंध बनाए जाते हैं तो वो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? सेक्शन 375, क्योंकि सेक्शन 375 में रेप की डेफिनेशन को बताया गया है। ठीक है, फिर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड विधि 2013 ने धारा 375 को प्रतिस्थापित किया था। मथुरावाद किससे संबंधित है? रेप से संबंधित है। जैसे तुकाराम वर्सेस राज्य था ना, उसी को मथुरा केस के नाम से भी जानते हैं। और बलात्संग के संबंध में एक केस है कुलदीप कुमार महतो बना बिहार राज्य। कुलदीप कुमार महतो बना बिहार राज्य। लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग उस संबंधी जो उपबंध दिए गए हैं वो दिए गए 376 के सी के अंतर्गत। 376 के सी के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दंड उपबंधित है, वो बताया गया है हमको 376 डी में, जिसको कहा गया है गैंगरेप। 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक की भी हो सकती है। भारतीय दंड संहिता के दिन निम्न में से कौन सा अपराध शरीर, संपत्ति, ख्याति और भावनाओं के विरुद्ध होता है? तो ये होता है हमारा छल का अपराध। छल का अपराध जो आता है वो किसके संबंध में आता है? शरीर, संपत्ति, ख्याति के संबंध में। कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था? तो सुरेश कुमार कौशल बनाम नाच फाउंडेशन। नाच फाउंडेशन का केस था। इसके साथ साथ और भी केसेस थे। तो सबसे पहले तो करण जौहर वाला केस, नवजोत सिंह जौहर, जिसको कि नवजोत सिंह जौहर के नाम से भी जानते हैं हम। तो दो फेमस केस थे, नाच फाउंडेशन और नवजोत सिंह जौहर, जो इसके संबंध में थे। 2018 का केस है नवजोत सिंह जौहर का। ठीक है, जो कि हमारे प्री से रिलेटेड है और हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हल्का सा एक बार रिवाइज करके आ सकते हैं इसको, फिर आप इसके वन लाइनर को करेंगे तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चैप्टर 17 जब हम बात कर रहे हैं तो कवर करता है 378 से 462 तक। 378 से 462 तक। क्या हमको ये रेंज याद होनी जरूरी है? तो बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जाम में हमको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये जो चैप्टर है ये कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात कर रहा है। ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कौन से नंबर का चैप्टर है? चैप्टर नंबर 70। तो देखते हैं सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या बात कर रहा है।
भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 के अंतर्गत किन अपराधों की चर्चा की जाती है? तो 17 में होता है प्रॉपर्टी का खतरा। 17 यानी प्रॉपर्टी का खतरा। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और सेक्शन हमारे कवर करता है 378 से 462 तक। 378 462 378 462 इस तरीके से हम याद करेंगे। फिर इसके बाद जो सबसे पहला सेक्शन आता है 378, वो बात करता है चोरी की। चोरी यानी कि थेफ्ट की बात की जाती है। तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति यानी कि कंसेंट के बिना कोई जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से यानी कि डिसऑनेस्टली लेने के इंटेंशन के साथ उस संपत्ति को वहां से हटाता है तो वह चोरी करता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी चोरी की परिभाषा हो गई 378 के अंतर्गत। तो चोरी का अपराध का आवश्यक तथ्य क्या है कि इंटेंशन होना चाहिए, किस चीज का, संपत्ति को वहां से हटाने के लिए। फिर आता है चोरी के अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है, जो हमको बताया गया 379 में। यानी कि 378 का पनिशमेंट दिया गया है 379 में। और इसके बाद जो बात आती है वो आती है 380। 380 का मतलब आता है निवास गृह में चोरी। तो निवास गृह में क्या क्या शामिल होता है? कोई निर्माण हो सकता है यानी कि बिल्डिंग हो सकती है। इसके अलावा कोई टेंट हो सकता है। इसके अलावा कोई जलयान यानी कि वेसल हो सकता है, कोई शॉप वगैरह हो सकती है, वो सब इसमें इंक्लूड होती है। तो निवास गृह में जो चोरी की जाती है वो की जाती है 380 के अंतर्गत। और फिर आता है 381, जो बोलता है लिपिक या सेवक के द्वारा चोरी। तो 381 में क्या आ जाएगा? 381 कहेगा लिपिक यानी कि 381 कहता है लिपिक और सेवक के द्वारा चोरी, यानी कि आप इसको सर्वेंट के द्वारा थेफ्ट मान सकते हैं। फिर कह रहा है चोरी के लिए मृत्यु, उपहत्या आदि करने की तैयारी के बाद अगर कोई चोरी करेगा तो वो 382 में आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे करके हमारे चोरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो चोरी के अपराध के लिए अधिकतम कितना दंड है? 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। और कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन नंबर 379। 378 जिसमें चोरी की परिभाषा दे रखी है, और 379 जिसमें कि चोरी का दंड यानी कि पनिशमेंट हमको दे रखा है। कितना है? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, अब ये बोल रहा है चोरी के अपराध में जो चोरी करेंगे संपत्ति वो कौन सी होनी चाहिए? तो साफ साफ अक्षरों में लिख रखा है चल संपत्ति, जिसको कि हम जंगम संपत्ति भी कहते हैं, और साथ ही साथ मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको कि हम उठा के लेके जा सकते हैं। 379 में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है जब उसने वह संपत्ति किसी अन्य को दे दी हो। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो जी बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति जिसने अपनी संपत्ति को निक्षेप यानी कि किसी को दे रखा हो कुछ समय के लिए, कि दान में दे दी हो या उसको सही करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई घड़ी है खराब हो गई, आपने उसको सही कराने के लिए दे दिया और आप उसकी दुकान से उसको बिना परमिशन के उठा के लेके आ गए हैं, तो आपने अपनी ही संपत्ति की चोरी की है। प्रयोग करने के लिए दे दी। आपका कोई बहुत ही सुंदर हार था, आपकी फ्रेंड को पसंद आ गया, उसने बोला यार एक दिन पार्टी में जाना है तो मुझे पहनने के लिए दे दे। उसने वो हार उठा के आपको पहनने के लिए दे दिया, लेकिन आपको लगा यार ये पता नहीं मैं घुमा देगी, कर देगी, क्या कर देगी, मेरा हार कहीं खो गया तो। और तुम चाहते थे कि भाई फ्रेंड को भी बुरा नहीं लगे, तुम क्या करती हो? उसके घर में जाती हो और जाके उसको उठा के ले आती हो। तो आपने अपनी ही संपत्ति की चोरी करी है। किस धारा के अंतर्गत दुकान से कंप्यूटर की चोरी करना अपराध है? तो देख लिया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था निवास गृह में से चोरी। तो निवास गृह में क्या होता है? निवास गृह में हम दुकान को भी शामिल करते हैं। तो 380 के अंतर्गत आता है निवास गृह में चोरी, तो दुकान में चोरी आ जाएगी हमारे 380 के अंतर्गत। किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालकर बेईमानी के आशय से अपनी संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करना क्या कहलाता है? उद्दापन कहलाता है, यानी कि एक्सटॉर्शन कहलाता है, जिसको कि बताया गया है सेक्शन नंबर 383 के अंतर्गत। उद्दापन कहाँ पे बताया गया है? बताया गया है सेक्शन नंबर 383, जिसको कि एक्सटॉर्शन कहा जाता है। इसमें क्या करता है? जो कोई किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की क्षति करने के भय में डालता है। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को या फिर किसी अन्य यानी कि सी नाम के व्यक्ति को क्षति कारित करने का भय डालता है, और उसको कहता है कि तू कोई अपनी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी या मूल्यवान प्रतिभूति, जिसको कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है, वो मुझे तू दे दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा? इसको नुकसान पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उद्दापन। उद्दापन के लिए दंड कहाँ पे दिया गया है? 384 के अंतर्गत।
384 बोलता है उद्दापन का दंड यानी कि एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट, और 385 कहता है उद्दापन के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना कहलाता है 385। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। उद्दापन का अपराध निम्न में से किसके विषय में नहीं किया जा सकता है? तो स्थावर संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में नहीं किया जा सकता है। निम्न में से किस धारा में उद्दापन कारित करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति कारित करने के भय में डाला जाता है? तो 386। ठीक है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 387 का संबंध किसमें है? उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति के भय में डालना। अब आती है लूट, जो कि होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। 383 से 389 तक क्या था? एक्सटॉर्शन का प्रोविजन था, हमने अच्छे से देख के आए हैं। इसके बाद देखिए आप 389 बोल रहा है, सॉरी 390 बोल रहा है लूट और डकैती के विषय में। तो 390 से 402 जो बात करेगा वो बात करेगा लूट और डकैती के बारे में। तो सेक्शन 390 बोल रहा है कि भारतीय दंड संहिता में लूट को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो 390 कहता है लूट में या तो चोरी होती है या उद्दापन होता है। चोरी कब लूट होती है और उद्दापन कब लूट होता है, ये भी हमको कहाँ बताया गया है? 390 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो चोरी कब लूट होती है ये हमको बताया है 390 के अंतर्गत। ठीक है, तो चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब उसमें जीवन को आसन्न संकट उत्पन्न हो जाता है। उद्दापन में तो क्या था? भय दे रहा था, लेकिन तत्काल भय नहीं दे रहा था। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है? लूट करने में वह उसको जीवन को आसन्न संकट की अभी दे, नहीं तो मैं इसको अभी की अभी नुकसान कर रहा हूँ। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता के अधीन लूट में होता है चोरी या उद्दापन। और ये होता है कि वो उसमें क्या करता है, इनमें एक्सटॉर्शन में और इसमें लूट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि उसमें तुरंत देने के लिए बोलता है, जबकि उद्दापन में तुरंत देने के लिए नहीं बोलता। भारतीय दंड संहिता के दिन लूट में होता है चोरी और उद्दापन, यानी कि इसमें होता है 378 और एक्सटॉर्शन कहां पढ़ के आए हो? 383 में पढ़ के आए थे ना। संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है। संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है। कहाँ पे दे रखा है हमको? 391 बोलता है डकैती के बारे में। कौन सा कारक लूट और डकैतियों के बीच में अंतर करता है? तो लूट और डकैतियों के बीच में अंतर करता है उनकी संख्या, यानी डकैती तो की जाती है 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा और लूट में होने चाहिए 2 व्यक्ति। ठीक है, सेक्शन 392 बोलता है लूट के लिए पनिशमेंट कितना होगा? अगर देखिए इसमें भी पनिशमेंट के 3 कॉन्सेप्ट है। लूट का पनिशमेंट, दस वर्ष तक का, ठीक है, नॉर्मल तरीके से कर रहा है तो। और अगर सनसेट से पहले या सनसेट के बाद, सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद करेगा तो, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से अगर पहले करेगा तो 14 वर्ष का। अगर इसका प्रयत्न करेगा यानी कि अटेम्प्ट करेगा तो अटेम्प्ट के लिए हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, तो 7, 10 और 14 ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और डकैती के लिए होता है 10 वर्ष तक का पनिशमेंट। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा डकैती को परिभाषित करती है? अभी हम देख के आए 391 कह रहा है 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, तो जो व्यक्ति उपस्थित होंगे तो वो उसी प्रकार दायित्वहीन होंगे कि मानो उन्होंने अकेले ने काम किया है। तो कुल मिलाकर 5 या अधिक व्यक्ति, तब हर व्यक्ति इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है, मदद करता है, तो वो डकैती करता है कहा जाता है। तो डकैती के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 5। जो व्यक्ति लूटमार कार्य करने के उद्देश्य से लूट का माल ले जाने के लिए अन्य 4 के साथ संयुक्त हो जाता है, यानी डाकुओं के 4 लोग हैं उनके साथ अगर संयुक्त हो जाता है तो वो लोग क्या कहलाएंगे? डाकू कहलाएंगे। यानी यहाँ पे दे रखी है हमको डाकू की परिभाषा। 393 में जैसे कि हम पढ़ के आए थे लूट करने का प्रयत्न। 395 डकैती के प्रयास के लिए दंड। हत्या सहित डकैती में आएगा 396। 398 बोलता है घातक आयुधों का उपयोग करने पर
3 साल तक का कारावास और जुर्माना। 398 में 399 हमको बोलता है डकैती करने की तैयारी। अपराध की तैयारी भी कठोर दंड से दंडनीय है, तो डकैती की तैयारी होती है जो कि आती है हमारे 399। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित उपबंध का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो 403 क्या बोलता है कि जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा उसको अपने लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि इसमें क्या करता है, किसी भी कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली क्या करता है, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग यूज इस तरीके से कर लेता है कि वो उसको अपने लिए कन्वर्ट कर ले, तो वो 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये बोल रहा है हमको 403। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्न में से किस अपराध में किसके विरुद्ध किया जाता है? चल संपत्ति के विरुद्ध, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध। ऐसी संपत्ति का जो मृत व्यक्ति के कब्जे में है उसकी मृत्यु के समय थी जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है वो 404 में दंडनीय कहलाता है। 404 में क्या कहा गया है? ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। ठीक है, तो मृत व्यक्ति के शरीर से बेईमानी पूर्ण कोई आभूषण वगैरह निकाले, कोई पर्स वगैरह चोरी कर लिया, तो वो 404 के अंतर्गत आएगा। अब देखिए आपराधिक न्यासभंग के संबंध में, तो 405 से 409 तक आपराधिक न्यासभंग के संबंध में अपराध आते हैं। तो आपराधिक न्यासभंग किससे संबंधित है? चल और अचल संपत्ति से संबंधित है। तो जो कोई किसी संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को अपनी संपत्ति कुछ समय के लिए नष्ट की, उसने उस नष्ट की गई प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर लिया, अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। आपराधिक न्यासभंग कहाँ परिभाषित है? 405 में। छल से संबंधित प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समझाया गया है? तो 415 बोलती है छल के संबंध में प्रावधान। चुराई हुई संपत्ति का बीच में कॉन्सेप्ट आएगा 410 के अंतर्गत। चुराई हुई संपत्ति को मत भूलना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुराई हुई संपत्ति में क्या क्या शामिल होती है? चोरी, उद्यापन, लूट, आपराधिक दुर्विनियोग, इनसे जो जो प्रॉपर्टी प्राप्त की जाती है वो सब चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आ जाती है। छल को कहाँ परिभाषित किया गया? 415 के अंतर्गत। प्रवंचना का आवश्यक तथ्य क्या होता है? छल। कौन सा अपराध ऐसा होता है जो शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति से संबंधित होता है? तो छल को शरीर के संबंध में भी हो सकता है, मन के संबंध में भी हो सकता है, ख्याति के संबंध में भी होता है और प्रॉपर्टी के संबंध में भी हो जाता है। क्या कपट पूर्वक अपने को भी बताता है जो मर चुका है? किस धारा के अंतर्गत दोषी है? क्या अपने आप को ब बताता है जो मर चुका है, तो किस धारा के अंतर्गत दोषी होगा? तो वो दोषी होगा 419 के अंतर्गत, क्योंकि वहां पे उसने किया है प्रतिरूपण द्वारा छल। 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। ठीक है, और प्रतिरूपण द्वारा छल को कहाँ डिफाइन किया गया है? 416। तो 419 और 416 को तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 416 यहाँ पे क्या बनाया गया है? प्रतिरूपण द्वारा छल, और इसका पनिशमेंट 419 में। ठीक है, आई बात समझ में? 415 में छल और 417 में छल के लिए दंड। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य के नाम में दस्तावेज हस्ताक्षर करना प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूटरचना दोनों में आता है। यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के रूप में, जैसे ए नाम का व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति के नाम से जाके परीक्षा देता है, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिरूपण द्वारा छल और कूटरचना दोनों। 420 धोखा देने के अंतर्गत क्या अपराध है? छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, ये आता है हमारा 420 के अंतर्गत। यहाँ पे दिया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। शीर्ष न्यायालय का अभयानंद मिश्रा बना बिहार राज्य का निर्णय निम्नलिखित किस अपराध से संबंधित है? तो वह है 420 और 511। 511 है प्रयत्न से संबंधित अपराध। कौन सा मानव शरीर के विरुद्ध अपराध नहीं है? तो रिष्टि मानव शरीर के विरुद्ध अपराध नहीं होती, क्योंकि ये संबंधित होती है प्रॉपर्टी से। रिष्टि किससे संबंधित है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपराध है। भारतीय दंड संहिता किस धारा में आपराधिक अत्याचार को परिभाषित किया गया है? तो 441 कहता है आपराधिक अत्याचार। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, अच्छा है। सबसे पहले बात करेंगे 441 की। 441 क्या बात करता है?
आपराधिक अत्याचार यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास 441, ठीक है। फिर आता है हाउस ट्रेसपास HT, ये कहाँ पे आता है 442 के अंदर। फिर आता है हमारा लर्किंग हाउस ट्रेसपास LHT, लर्किंग हाउस ट्रेसपास 443। फिर आता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास नाइट, ये हमको दिया गया है 444 के अंदर। और इसके बाद आ जाता है हाउस ब्रेकिंग HB। इस तरीके से आपको ये सेक्शंस याद करने हैं। HB हाउस ब्रेकिंग ये दे रखा है हमको 445 के अंतर्गत। इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट करके 5 सेक्शन हमको याद हो जाते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास CT 441, H हाउस ट्रेसपास HT जिसको 442 में बताया गया है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास 443, लर्किंग हाउस ट्रेसपास नाइट 444 और हाउस ब्रेकिंग 445। इस तरीके से 5 सेक्शंस हम लोगों ने याद किए। प्रच्छन्न गृह अत्याचार का अपराध कहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहाँ दे रखा है 443 में। जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है तो कहा जाता है, यानी सनसेट से पहले और सनसेट के बाद अगर कोई करता है, सनराइज से पहले सॉरी, कोई सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, वो भी नाइट में, तो वो आ जाता है हमारा 444 के अंतर्गत, ठीक है। फिर आ जाता है कौन सा अपराध जिसकी तैयारी भी दंडनीय है, तो वो हो गई हमारी डकैती। तो इस तरीके से हमने ये 5 सेक्शंस को किया और इनके आगे दे रखे हैं हमको इनके पनिशमेंट्स, ठीक है। और जो गृह भेदन है ना हमारा हाउस ब्रेकिंग, तो इसके पता है कितने पॉइंट्स हैं, ये 6 गृह भेदन जो किया जाता है ना वो 6 तरीकों से किया जाता है। कितने तरीकों से किया जाता है, 6 तरीकों से। इनके 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप लोगों को एक बार इनको गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर नंबर 17 की। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको अगर सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।